शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखेंगे इस सीरिया को। यूपीएससी ने सन 2018 में सीरिया से एक क्वेश्चन पूछा था। सीरिया का पॉलिटिकल मैप पूछा गया था। पार्टिकुलरली जो क्वेश्चन था वो सीरिया के पॉलिटिकल मैप पर ही बेस्ड था। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत वो सही जोड़ी के रूप में हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कि कौन सा शहर किस देश में लोकेटेड है। इसके साथ साथ में वो जो शहर रहता है ना किसी तौर पर या तो न्यूज़ में रहा होगा या तो फिर वो उस देश का सबसे फेमस प्लेस रहता है। फेमस प्लेसों में उसकी गिनती होती है। इसलिए हमें पॉलिटिकल मैप पर भी ध्यान देना है और दूसरा फिजिकल मैप की तरफ में भी ध्यान देना। तो पहले मैप में आप सबसे पहले जानेंगे कि सीरिया कौन कौन से देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, कौन कौन से देशों के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। तो सीरिया की आप नॉर्थ में देखते हैं टर्की लोकेटेड है। काफ़ी लंबी जो बाउंड्री है इसकी टर्की से लगी हुई है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये टर्की का है। तो नॉर्थ में यदि आप जाते हैं तो टर्की है। यदि आप पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो पश्चिम की तरफ में आप देख रहे हैं इसका जो हिस्सा है वो मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है, भूमध्य सागर के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। फिर और नीचे आप जाते हैं तो लेबनान पड़ जाता है। ठीक है, लेबनान के नीचे में आप देखेंगे ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हिस्सा है इजराइल का। ये वाला है वेस्ट बैंक का। खैर जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है ये इसके बाद झील पड़ जाती है। झील के बाद फिर इजराइल आ जाता है। और फिर नीचे साउथ की तरफ ही आप देखते हैं जॉर्डन के साथ में इसकी सीमा साझा होती है, ये हिस्सा जॉर्डन का। फिर आप जब पूर्व की तरफ में बढ़ते हैं तो जो पूर्व वाला हिस्सा और इसका साउथ वाला हिस्सा तो इराक के साथ में इसकी बाउंड्री साझा होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके यदि साउथ की तरफ में जाएंगे तो जॉर्डन है, फिर इराक है, और यदि आप पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो इज़राइल है, लेबनान है, ऊपर की तरफ में टर्की है। अब इराक, ये देख रहे हैं इराक के साथ में कितनी बड़ी बाउंड्री यहाँ पर साझा हो रही है। अब हम सेकंड मैप में सीरिया की फिजिकल जियोग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ हमें हाईलैंड्स भी दिखाई देंगे, कुछ हमें मैदानी एरिया भी दिखाई देगा। तो यहाँ का जो हिस्सा आपको डार्क ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है वो इसका हाईलैंड वाला एरिया है, ऊंचा स्थान है। वहाँ पर हमें हिल्स देखने को मिलेंगी, वहाँ हमको पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे कि यदि हम सीरिया के पश्चिम की तरफ में जाते हैं, पश्चिम और साउथ की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अस सुवायदा। असुवायदा यहाँ जो ट्रायंगल बनाया गया है ये यहाँ की चोटी को बताता है, यहाँ के ऊंचे स्थान को बताता है। ठीक है, ये जो ऊंचा वाला एरिया है ये एरिया लेबनान को अलग करता है सीरिया के साथ में, और यहीं पर लोकेटेड है सीरिया की राजधानी दमास्कस। ये वाला जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ग्रीन वाला हिस्सा, यहाँ पर एंटी लेबनान माउंटेन फैले हुए हैं। ठीक है, और यही एंटी लेबनान माउंटेन लेबनान को और सीरिया को अलग कर रहे हैं। फिर इसी का आगे थोड़ा सा हिस्सा हम विस्तार रूप में देख रहे हैं, वो कौन सा है, वो है बिशरी माउंटेन। ठीक है, फिर आ जाता है अलेप्पो जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहा है, और यूपीएससी ने अलेप्पो के बारे में ही सीरिया से क्वेश्चन उठाया था। सही जोड़ी में पूछा गया था जो अलेप्पो है वो किस देश से रिलेटेड है, तो अलेप्पो का जो संबंध है वो सीरिया से है। ठीक है, ये भी थोड़े से ऊंचाई वाले स्थान में लोकेटेड है। फिर ये जो हाईलैंड वाला एरिया है यहाँ से सीधे सीधे टर्की के साथ में बाउंड्री इसकी साझा हो जाती है। हमने माउंटेन को देख लिया, इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, रिवर की। तो लेक अल असद,
लेक अल असद यहाँ की फेमस लेक है और यहाँ की सबसे फेमस रिवर है यूफ्रेटस रिवर। इस प्रकार से ये बहती है इराक से होते हुए सीरिया और सीरिया से ऊपर टर्की चले जाती। इसकी सहायक नदियाँ भी हैं जैसे कि खाबर रिवर। खाबर रिवर यूफ्रेटस रिवर की सहायक नदी है। महत्वपूर्ण शहर हम देख चुके जैसे कि दमास्कस, अलेप्पो, ठीक है, ये यहाँ की कुछ फेमस रिवर है, फेमस शहर हैं। अब हम इसके प्रमुख प्रोविंस को देख लेते हैं। प्रोविंस जिस प्रकार से भारत को अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरी में बांटा गया उसी प्रकार से जो सीरिया है, सीरिया भी कई प्रकार से अलग अलग प्रोविंस में या फिर राज्यों में बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने लेक असद की बात करी थी, तो अर रक्का और अलेप्पो, ठीक है, ये दोनों राज्यों की बाउंड्री में लोकेटेड है, मतलब कि आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा उधर है। तो जो लेक असद है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अलेप्पो, ठीक है, ये अलेप्पो प्रोविंस है और ये अलेप्पो शहर है। इसके बाद सबसे जो पूर्वी वाला हिस्सा है वो है अल हक्सा, ठीक है, उसके नीचे में डेयर इज जोर। फिर नीचे की तरफ में आते हैं तो लगभग बीच वाला जो हिस्सा है वो होम्स का है और होम्स यहाँ का सबसे बड़ा प्रोविंस है। यदि कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है होम्स का किस देश से रिलेशन है तो सीधे हमारा आंसर रहेगा सीरिया से। इसके अलावा दमास्कस, इसकी जो कैपिटल है रिफ दिमास्क राज्य में ये लोकेटेड है। दमास्कस सीरिया की कैपिटल है। कौन सा प्रोविंस पड़ता है? रिफ दमास्क पड़ता है। अब सबसे जब आप इधर की तरफ जाते हैं पश्चिम की तरफ में तो छोटे मोटे हमें प्रोविंस देखने को मिल रहे हैं। क्वेनिट्रा, डारा, अस्वाद्या और ये लास्ट में रिफ दिमास्क। इसके बाद हम सीधे चलते हैं द हिंदू की साइंस की प्रमुख खबरों को। पहली खबर हम देखने वाले हैं एनातोलिया से। अनातोलिया के बारे में अभी हाल फिलहाल में हमने मैप में इसको देखा था, अनातोलिया, ठीक है। टर्की में इसको हम एनादोलू बोलते हैं, यूनानी में इसको अवातोलिया बोलते हैं और आज की तुर्की में खास करके जो मध्य वाला पार्ट है टर्की का वहाँ पर एनाटोलिया लोकेटेड है। तो एनाटोलिया से रिलेटेड न्यूज़ आई है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। साइंस की पहली खबर है हाइती एम्पायर जो यहाँ पर हुआ करते थे, इन्होंने जो यहाँ पर शासन किया है ये आखिर क्यों कोलैप्स हो गए? इसका एक रीज़न बताया जा रहा है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा। तो एक काफ़ी बड़ा ड्रॉट जो कि सेंट्रल एनाटोलिया में आया था जिसका टाइम पीरियड है 1198 बीसी और 1196 बीसी, ठीक है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 1198 साल पहले, जिसको हम ईसा पूर्व भी बोलते हैं। तो इसने एक की रोल अदा किया था हाइती एम्पायर के कोलैप्स को लेकर के। द फाइंडिंग सजेस्ट दैट The findings suggest that extreme climate change can push population beyond their limit. बताया जा रहा है कि यदि ये वाला जो एरिया है पूरा क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हो रहा है, यहाँ पर लोग घर बना करके रह रहे हैं, तो अब इनको मजबूरी में छोड़ करके कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है। और यही रीजन रहा था इस एम्पायर को लेकर के जो कि एनाटोलिया वाले रीजन में है, ठीक है। पार्टिकुलर हम टर्की की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने क्रिएट किया था एक हाई रेजोल्यूशन ड्राइनेस, ठीक है, रिकॉर्ड। इसके लिए उन्होंने यूज़ किया था स्टेबल आइसोटोप रिकॉर्ड्स का। इसके साथ साथ में मेजरमेंट किया गया था फ्रॉम ट्री रिंग्स ऑफ जोनिफर ट्रीज इन सेंट्रल एनाटोलिया। एनाटोलिया में जो जेनिफर के ट्रीज हैं उनका अध्ययन किया गया था, ठीक है। उनको जब हम बीच से काटते हैं तो हमें रिंग के रूप में उसके तने में दिखाई देते हैं। इसका भी उन्होंने सहारा लिया था।
उन्होंने आइडेंटिफाई किया था यूजुअली सीवियर ड्राई पीरियड अराउंड 1198 BC एंड 1196 BC काजिंग सीवियर ड्रॉट। तो यहाँ से एक बात हमें और पता चलती है कि यदि हमें इतिहास में कभी पता लगाना है कि ड्रॉट कैसे करके आए थे, क्या आए थे या नहीं आए थे, तो इसका पता कैसे करके लगाया जा सकता है। इसके लिए हाई रेजोल्यूशन ड्राइनेस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए स्टेबल आइसोटोप रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ में मेजरमेंट्स ऑफ ट्री रिंग्स ऑफ जोनिपर ट्रीज, मतलब कि यहाँ हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, हाई रिजोल्यूशन ड्राइनेस रिकॉर्ड चाहिए और एक पौधे चाहिए, और पौधे में जो इस प्रकार से आप रिंग देखते हैं तने में, वो चीज़ चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ों की मदद से ड्रॉट आया था कि नहीं आया था, इसका यहाँ पर पता लगाया गया है। इसके बाद वेटलैंड्स को लेकर के साइंस में खबर छपी है। वेटलैंड्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक बार हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में वेटलैंड्स के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है, जिसको हम हिंदी में आर्द्रभूमि बोलते हैं। तो वेटलैंड के बारे में क्या न्यूज़ आई है, एक्सटेंसिव वेटलैंड लॉसेस ऑफ 21% बिटवीन 1700 एंड 2020। वेटलैंड का कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसका यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लॉसेस है 21% का 1700 ईस्वी और सन 2020 के बीच में हमको दिखाई दिया है। ये वेटलैंड है। पूरे विश्व ने 20% लॉस्ट देखा है अपने नेचुरल वेटलैंड्स का बिटवीन 1700 एंड 2020। ऐसा कहना है, एक पत्रिका है नेचर, उसमें एक नई स्टडी में सामने आया है। रिसर्चरों ने रिकंस्ट्रक्ट किया था द टाइमिंग एंड स्पाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटलैंड लॉस। टाइम के हिसाब से, इसके साथ साथ में वेटलैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, स्थानिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, वेटलैंड पूरे वर्ल्ड भर में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वेटलैंड का लॉस कितना हुआ है ह्यूमन इंटरवेंशन के चलते चलते, बाय कंबाइनिंग 3320 इंटरनेशनल एंड रीजनल रिकॉर्ड ऑफ वेटलैंड ड्रेनेज एंड लैंड कंजर्वेशन फ्रॉम 154 कंट्रीज। 154 कंट्रीज का डेटा यहाँ पर उठाया गया था, और लगभग टोटल जो साइट हैं उनकी संख्या आप देख रहे हैं 3000 से भी ज़्यादा रही थी इनकी संख्या। तो इनका यहाँ पर अध्ययन किया गया था। उन्होंने ये एस्टिमेशन लगाया था कि 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इनलैंड वेटलैंड हैव बीन लॉस्ट सिंस 1700, ए नेट लॉस ऑफ 21% ऑफ ग्लोबल वेटलैंड। तो आप देख रहे हैं कि कितना किलोमीटर का जो एरिया है वो हमने खो दिया है। तो वो कितना है, 3.5 मिलियन स्क्वायर मिलियन। ठीक है, इतना एरिया हमने खो दिया। और ये जो टाइम पीरियड है वो 1700 से लेकर के 2020 तक का टाइम पीरियड है। मतलब हमने टोटल 21% लॉस देखा है। इसके बाद की जो साइंस की खबर है वो मछलियों से लेकर के है। मछलियाँ पार्टिकुलरली कुछ स्पेशल प्रकार की हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो फिश हैं वो रिकॉग्नाइज कर सकती हैं देयर आउन फेसेस इन फोटोज एंड मिरर्स। रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है कि पहचान करना, कैसे करके वो अपने खुद के फेस को फोटो में और मिरर में रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। देखिए कितनी सुंदर मछली यहाँ पर दिखाई गई है। ब्लू स्ट्रीक क्लीनर रेसिस, ठीक है, शॉर्टकट में वैज्ञानिक नाम भी यहाँ पर इसका बताया गया है, ये मछली का नाम है। बताया जाता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये रिकॉग्नाइज कर लेती है अपने खुद के फेस को इन इंडिकेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये किस बात का इंडिकेशन है, वो सेल्फ अवेयरनेस का एक इंडिकेशन होता है। दैट हैज सो फार बीन फाउंड ओनली इन ह्यूमंस एंड a few other species such as great apes, dolphin and elephant। यहाँ पर हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, जैसे कि
इंसानों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इंसानों में इसके साथ साथ में जो एप्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम नरवानर बोलते हैं, ठीक है, डॉल्फिन में भी ये गुण दिखाई देता है और एलिफेंट में इसके साथ साथ में ह्यूमन। अब इस श्रेणी में एक ये मछली भी शामिल हो गई है, ब्लू स्ट्रैक क्लीनर रेसिस। Each fish was shown composite images. Its own head photoshopped onto another fish's body and its own body with another fish's head. The fish were less aggressive toward their own faces, even on another fish's body, suggesting that this fish forms a mental image of its count. क्या लिखा है लास्ट में ये? काउंटिनेंस। काउंटिनेंस मतलब होता है चेहरा। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल किया गया है जिसके अंतर्गत देखिए, मछली के सामने हम क्या काम करते हैं, एक पिक्चर ला देते हैं। पिक्चर लाने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो मछली है, खुद की इमेज जब इसके सामने लाते हैं तो उस टाइम में ये लेस एग्रेसिव हो जाती है, मतलब इसका जो एग्रेसिवनेस है ना वो कम हो जाता है। यदि आप किसी और का लाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। ये हमें फ़र्क दिखाई दिया है। इसका मतलब ये हो गया है कि जो मछली है ना वो अपने चेहरे को अच्छी तरह से समझती है। इसके बाद साइंस की जो अगली खबर है वो पक्षी और उनके विंग्स को लेकर के एक क्वेश्चन है, किस प्रकार से इनमें डेवलपमेंट हुआ है और पहले के पक्षी और आज के पक्षी किस प्रकार से अपने विंग्स का इस्तेमाल करते थे, इसको लेकर के एक क्वेश्चन यहाँ पर उठाया जाता है और उसका जवाब दिया गया है। तो क्वेश्चन यही है, ठीक है, हाउ डिड एंसेंटर्स ऑफ मॉडर्न बर्ड्स यूज विंग। आज के टाइम में जो हम मॉडर्न वर्ड्स देख रहे हैं उनके जो एंसेंटर हुआ करते थे, एंसेंटर मतलब होता है पूर्वज, या फिर आप साधारण शब्दों में देखें तो पुरानी जो चिड़िया के अवशेष हमें मिले हैं, ठीक है, वो पुरानी चिड़िया किस प्रकार से पंखों का इस्तेमाल किया करते थे। एक रिसर्च सामने आई है नगोया यूनिवर्सिटी जापान, इन्होंने डेवलप किया है एक इंडेक्स ताकि एस्टिमेशन लगा सके कैसे करके एक बर्ड यूज़ करती है अपने विंग्स को फ्लाइट के लिए या फिर अदर जो लोकोमोशन है उसके लिए। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब होता है हरकत करना या फिर गति करना, गतिवान। मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कोराकॉइड बोन एंड द एनिमल्स बॉडी मास, इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कौन कौन सी, कोराकॉइड बोन और एनिमल की बॉडी। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, देखिए कोराकॉइड बोन। ठीक है, ये जो पसलियाँ होती हैं ना उनके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। तो दो चीज़ों का सहारा लेकर के ये उड़ती हैं। देखिए, यदि खाली आपके पास विंग है तो ये अकेला पर्याप्त नहीं होता है टू टेल अस वेदर ए एनिमल कैन फ्लाई। यदि खाली आपके पास पंख है तो क्या आप उड़ सकते हैं, ये संभव नहीं, या फिर ये हमारा जवाब बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं पेंगुइन में भी हमें विंग्स डेवलपमेंट देखे थे टू प्रपोल देम, ठीक है, ताकि वो उड़ सके। थ्रू वाटर वेयर्स फेदर डायनासोर्स मे हैव यूज देयर विंग्स फॉर अदर पर्पसेस, जैसे कि डायनासोर में भी हमको विंग्स देखने को मिले थे लेकिन वो अदर पर्पस के लिए थे, जैसे कि थर्मो रेगुलेशन और इंट्रासेप्टिक डिस्प्ले। तो इनका दो जगह इस्तेमाल करते थे, ये थर्मो रेगुलेशन के लिए और इंट्रासेप्टिक डिस्प्ले के लिए काम करते थे। देयरफॉर टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ एनिमल्स इवॉल्व द एबिलिटी टू फ्लाई, एन इंडेक्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट बोथ द प्रेजेंस ऑफ विंग्स एंड द एबिलिटी टू परफॉर्म पावरफुल विंग बीट, ऐसा कहना है रिलीज का।
तो यहाँ पर जो विंग बीट्स होती है ये मायने रखती हैं, और दूसरा मायने रखता है आपके पास में पंख होना चाहिए। खाली पंख अकेले होने से आप उड़ान नहीं भर सकते, जैसे कि हमने डायनासोर के मामले में भी देखा है, ठीक है। और दूसरा मामला हमने पेंगुइन का देखा है। विंग बीट्स को हम देख लेते हैं, विंग बीट्स आखिर होता क्या है। तो जब इसका हमने विंग बीट का मीनिंग देखें तो यहाँ पर देखिए, एक कंप्लीट सेट ऑफ मोशन ऑफ ए विंग फ्लाइंग, ठीक है। यदि किसी पक्षी के पास में पंखे हैं और पंखे के माध्यम से वो उड़ रहा है, तो जब वो अपनी मोशन को एक बार कंप्लीट कर लेता है तो उस सेट को हम जो है विंग बीट कहते हैं। एक बार मारेगा फिर ऊपर लेकर के आ जाएगा, तो एक प्रकार से वो एक सेट बना लेता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। इसके बाद उड़ने वाले पक्षी और नहीं उड़ने वाले पक्षी में दोनों में यहाँ पर हमको अंतर समझाया जाता है, ठीक है, कि आखिर कैसे करके ये लोग उड़ गए और बाकी के लोग नहीं उड़ पाए थे। द स्ट्रेंथ ऑफ द कोराकॉइड इन रिलेशन टू बॉडी मास में रिफ्लेक्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लाइट मसल्स, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है एक्सर्टेड। एक्सर्टेड का मतलब होता है लगाना, जैसे कि आप थोड़ी सी पावर लगाते हैं, उसको एक्सर्टेड बोला जाता है। तो पक्षियों ने क्या काम किया था, उनका जो कोरोकाइड वाला हिस्सा है ना, उसको उन्होंने मजबूत किया ताकि वो अपने वजन को ऊपर उठा सकें और उड़ सकें, तब जाकर के वे उड़ पाए थे। तो जो सोरिंग बर्ड्स हैं, सोरिंग बर्ड्स मतलब होता है उड़ने वाले पक्षी, इन्होंने इंक्रीज किया था कोराकॉइड स्ट्रेंथ। और जबकि जो नॉन फ्लैपिंग बर्ड है, नॉन फ्लैपिंग बर्ड मतलब ऐसे पक्षी जो कि उड़ नहीं सकते हैं, तो इनके पास लोअर कोराकॉइड स्ट्रेंथ थी, ऐसा कहना है जर्नल ऑफ एनाटॉमी का। इसके बाद एक साइंटिस्ट रिपोर्ट है, उसकी फाइंडिंग है, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। साइंटिस्ट रिपोर्ट फाइंडिंग ए थर्ड नेचुरल सोर्स ऑफ क्वासी क्रिस्टल, ठीक है। क्वासी क्रिस्टल को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, और क्या इसके बारे में न्यूज़ आई इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है क्वासी पीरियोडिक, ठीक है। क्वासी पीरियोडिक मतलब होता है नॉट क्वाइट पीरियोडिक। इसका मतलब यह है जैसे कोई भी चीज़ टाइम पर हम देखते हैं घटित होती है, लेकिन वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। पीरियडिक वो केवल छोटे लेवल पर ही होगी। यदि हम कोई भी चीज़ को बड़े लेवल पर करने लग जाते हैं तो उसमें हमें अनियमित चीज़ें देखने को मिलती हैं, और यही हमें क्वासी क्रिस्टल वाले पदार्थ में देखने को मिलता है। जैसे कि कोई एक सॉलिड मटेरियल है, उसकी हम बॉडी की बात कर रहे हैं, जो कि क्रिस्टल को रिसेंबल्स करती है। रिसेंबल्स करने का मतलब होता है सदृश्य होना या फिर दिखाई देना। रिसेंबल्स ए क्रिस्टल इन बीइंग कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। हमें कैसा दिखाई देता है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में दिखाई देता है, लेकिन इसमें शामिल होता है दो या फिर दो से अधिक सेल्स इनटू क्वासी पीरियडिक स्ट्रक्चर। तो दो से अधिक यूनिट सेल हमको क्वासी पीरियडिक स्ट्रक्चर में इसके दिखाई देते हैं। न्यूज़ की तरफ देखें तो न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं, देखिए। वैज्ञानिक लोगों की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट की फाइंडिंग में क्या है, उनको 1/3 नेचुरल सोर्स मिल गया है क्वासी क्रिस्टल मटेरियल का। अभी तक इसके बारे में लोगों को उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ना ही इस गुण के अंतर्गत कौन कौन से मटेरियल आएंगे उनके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं थी। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया है कुछ फाइंडिंग्स को। ओनली थर्ड नेचुरल सोर्स ऑफ क्वासी क्रिस्टल ए मटेरियल वंस डीम्ड इम्पॉसिबल। ये ऐसा मटेरियल था जो पहले हमें असंभव दिखाई देता था, ठीक है। क्यों?
क्योंकि इसकी असाधारण प्रॉपर्टीज हैं। वही बात करा जाता है, यदि हम एक क्रिस्टल के रूप में देखें तो इसके जो एटम होते हैं ना, वो इसके जो एटम हैं, परमाणु हैं, वो अरेंज किए गए हैं एक पैटर्न में दैट पीरियडिकली रिपीट इटसेल्फ। और ये जो पैटर्न हमने बनाए हैं, जहाँ जहाँ पर हमने सेट करके रखे थे परमाणुओं को, वो वैसा ही अपने आप में रिपीट करने लग जाते हैं। जैसे कि हमने दो परमाणुओं को इस पैटर्न में रखा है, ठीक है, दो ऐसे पैटर्न में हैं, तो ये वाला जो पैटर्न है हमको आगे भी अपने आप बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक लोग बहुत अच्छे तरीके से कई सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। A quasi crystals atom are arranged in a pattern that repeat itself at regular interval। तो क्वासी क्रिस्टल हम किसको बोलेंगे? क्वासी क्रिस्टल के अंतर्गत जो परमाणु होते हैं, वो परमाणु जिस रूप में आप अरेंज कर दोगे, उनको एक बार सेट कर दोगे, तो वो उसी रूप में फिर आगे अपने आप को रिपीट करते जाते हैं। क्वासी क्रिस्टल को हमने डिस्कवर किए थे एक लैब में 1982 में। फिर बाद में 1990 के दशक में क्या होता है, वैज्ञानिक लोगों ने चालू कर दिया था क्वासी क्रिस्टल की प्रकृति की तरफ में। लगभग 10 साल के बाद में, ठीक है, आफ्टर ए लॉन्ग क्वेस्ट मतलब होता है खोज, ल्यूका बिंदी, पाउल स्टेनहार्ड एंड अदर रिपोर्टेड फाइंडिंग द फर्स्ट नेचुरल क्वासी क्रिस्टल इन 2009। इसके बाद इन्होंने पहला नेचुरल क्वासी क्रिस्टल 2009 में खोजा था। ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। एज माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स इन ए पीस ऑफ खतियार का मीटियोरॉइड इन कोरियाक माउंटेन ऑफ रसिया। कोरियाक माउंटेन ऑफ रसिया है, यहाँ पर एक मीटेरॉइड में इसकी खोज करी गई थी। ये जो मीटेरॉइड था, ये इन्वॉल्व था इन सेवरल कॉलिजन इन स्पेस। कई बार ये स्पेस में टकराया था, ठीक है, कई साल, मिलियनों साल पहले। हीटिंग एंड प्रिजर्विंग इट टू ए ग्रेट डिग्री एंड क्रिएटिंग क्वासी क्रिस्टल। जब टकराया तो हीट जनरेट हुई, ठीक है, इसके अलावा प्रेशर पड़ा ग्रेट डिग्री का और क्रिएट कर लिया इसने अपने आप को क्वासी क्रिस्टल के रूप में। ये जो डिस्कवरी थी वो इंस्पायर करी गई थी एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच फिजिसिस्ट्स यूज शॉक सिंथेसिस टू क्रिएट न्यू वेराइटी ऑफ क्वासी क्रिस्टल इन लैब। लैब में यदि आपको बनाना है तो इसके लिए वो शॉक सिंथेसिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके क्वासी क्रिस्टल को लैब में बनाया जाता है। फिर 2021 में डॉक्टर बिंदी और स्टैनहार्ड और अदर जो लोग थे, उन्होंने ये पाया कि जो क्वासी क्रिस्टल होते हैं इन द रिमेन्स ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर वीपन टेस्ट कंडक्टेड ऑन 16 जुलाई 1945। तो जो पहली बार जो वीपन टेस्ट किया गया था ना, वहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली थी। कहाँ पर? न्यू मैक्सिको में। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ आई है वो H5N1 वायरस से रिलेटेड है। किस प्रकार से ये पक्षियों में फैला था और फिर ये जो मैमल्स हैं उनमें जाकर के फैल गया है और उनकी डेथ का रीज़न बना है, इसके बारे में बताया जा रहा है। एक जो नया बर्ड फ्लू है जिसका नाम हम रखे हैं H5N1, इसका नया नाम क्या रखा गया है? H5N1 टाइप का ये स्ट्रेन है बर्ड फ्लू का। एक मिनट, बार बार ये आगे पीछे हो जा रहा है, ठीक है। इसका जो स्ट्रेन का वेरिएंट है वो है 2.3.4b का। ये इमर्ज हुआ था 2020 में और स्प्रेड हो गया था रैपिडली अक्रॉस एशिया, अफ्रीका और यूरोप में। इसके बाद भी कहाँ कहाँ फैल गया? नॉर्थ और साउथ अमेरिका में 2021 और 2022 तक। 2021 में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पहुँच गया 2022 में। फिर तो जो नया H5N1 वेरिएंट है ना, हैज़ बीन फाउंड इन सील, सी लॉयन, डॉल्फिन, लॉयन, ऑटर्स एंड फॉक्सेस। तो देखिए,
नॉर्मली हमें लग रहा था कि H5N1 जो है केवल पक्षियों तक ही सीमित रहेगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं जानवरों में भी ये पहुंच चुका है। जैसे कि सील इनकी वजह से मर रही हैं, सी लॉयंस, डॉल्फिन, लायन, ऑटर्स और फॉक्सेस भी इसके चलते चलते डेथ का कारण बन रहा है। H5N1 जीनोम सीक्वेंसेस बताती है सेवरल म्यूटेशन हमको देखने को मिला है। ठीक है, म्यूटेशन कहाँ देखने को मिला है? कंपेयर यदि हम करें दोज फ्रॉम बर्ड्स के अलावा भी हमें म्यूटेशन देखने को मिल जा रहा है। T271A म्यूटेशन इज नॉन टू एनहेंस रेप्लिकेशन इन मैमल्स। मैमल्स में जो H5N1 वायरस देख रहे हैं, ठीक है, वो किसके कारण है? वो T271 के कारण है। Confirmed intra-mammal transmission of the new H5N1 variant was seen in 2022 in Minx 8 farm in Spain। तो स्पेन में 2022 में H5N1 का हमें वेरिएंट देखने को मिला था। इंट्रा मैमल ट्रांसमिशन, एक जानवर दूसरे जानवर से प्रभावित हो जा रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं हाफ ऑफ ए डजन इन्फेक्शन एंड 1 डेथ इन ह्यूमन फ्रॉम द करेंट ग्लोबल आउटब्रेक हैव बीन रिपोर्टेड। न केवल जानवरों की डेथ हो रही है, बल्कि हम देख रहे हैं इंसानों की भी डेथ H5N1 के चलते चलते हमको देखने को मिली है। एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम बर्ड फ्लू भी बोलते हैं, एक हाईली कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन होता है, संक्रामक रोग होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। देखिए, कई प्रकार के इन्फ्लुएंजा के सब टाइप होते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस को भी हम कई सारी टाइप में बांट देते हैं। ठीक है, कोई कोई जो है कम खतरनाक होता है और कुछ कुछ जो होते हैं हाईली पैथोजेनिक टाइप के होते हैं। फिर हम बात करें H5N1 की, तो ये हाईली पैथोजेनिक सब टाइप माना जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा की, जिसके चलते चलते हमें डेथ देखने को मिलती है। सीवियर डिसीज़ हो सकता है और डेथ हो सकता है बर्ड्स में। ये जो सब टाइप है हैज़ काज्ड ए नंबर ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन, इसी के चलते चलते ह्यूमन इन्फेक्शन भी हमको देखने को मिला है। यदि आप इन्फेक्टेड बर्ड्स के क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं या फिर कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादातर जो चीज़ हो रही है वो हम देख रहे हैं मृत्यु का रीज़न बन जाता है। हाल ही में जो हम रिपोर्ट देखे हैं H5N1, ये स्प्रीड हुआ है बिटवीन मैमल्स, राइज ए कंसर्न। ठीक है, मैमल्स में भी ये फैलने लगा है पहले, जबकि ये पक्षियों में हमको देखने को मिला था। इसका मतलब ये है एक रीज़न बन सकता है कि ये ह्यूमन पेंडेमिक बन सकता है आने वाले टाइम में, टू स्पिल ओवर एंड बिकम ट्रांसमिसेबल अमंग ह्यूमन, और फिर ये ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका संभव हो पाएगा। तो जो H5N1 सब टाइप है, इसके पास में काफ़ी पोटेंशियल है कि वो मैमल्स जैसे कि मिंस्क हो गए, फिरेट हो गए, सील है, डोमेस्टिक कैट है, व्हेन द एनिमल कम इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड, जब भी कोई जानवर इन्फेक्टेड बर्ड के कॉन्टैक्ट में आएगा तो समझ लो कि वो इन्फ्लुएंजा के शिकार होना निश्चित है। और देयर फेसेस और कंज्यूम carcasses of infected bird and further serve as reservoir। ठीक है, हो सकता है कि आप जो जानवर मरा, जो पक्षी मरा है इन्फ्लुएंजा के चलते चलते, उसको यदि कोई जानवर खाता है तो वो भी उससे प्रभावित हो जाएगा और फिर वो जानवर सबको इन्फेक्शन फैलाने लग जाएगा। इसके बाद ये भी पॉसिबल है कि टाइम के साथ साथ में ये जो वायरस है वो एडॉप्ट कर लेगा, इवॉल्व टू एडॉप्ट टू न्यू होस्ट, एक नया होस्ट बना लेगा, एंड लीडिंग टू फर्दर आउटब्रेक, और आगे फिर इसका आउटब्रेक और तेज़ी के साथ में बढ़ते जाएगा। रिसेंटली वैज्ञानिक लोगों ने इन्वेस्टिगेटिंग किया है, ठीक है, कुछ मेमेलियन को after a mass mortality event in which killed over 700 seals along Russia's Caspian Sea coast। रसिया का जो कैस्पियन सागर का किनारा है वहाँ पर हमको 700 सील मृत पाई गई हैं। इसका रीज़न क्या है?
इसका पता लगाया गया है। तो हमें यहाँ पर डिटेक्शन देखने को मिला था H5N1 वेरिएंट का, वाज डिटेक्टेड इन वाइल्ड बर्ड ए फ्यू मंथ्स एगो। फिर फरवरी 2023 में पेरू ने रिपोर्ट किया था H5N1 सी लायंस में और डेल्फिन में भी। एंड एक लायन मर गया था H5N1 चिड़ियाघर में। यही एग्जाम्पल हम यूनाइटेड किंगडम में देख रहे हैं। हेल्थ आल्सो रिपोर्टेड डेथ ऑफ ओटर्स एंड फॉक्सेस। तो ओटर्स में भी हमको ये फैला हुआ देखने को मिला था। इसके इतिहास की तरफ चलते हैं। जो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये पहली बार डिटेक्ट किया गया था। पहली बार इसका पता हमें चला था 1996 में। कहाँ पर? गूज में। गूज मतलब बतख। बतख का एक फार्म है चाइना में, यहाँ पर इसका हमें पता लगा था। इसके बाद एक जो मेजर आउटब्रेक है, सब्सिक्वेंटली मतलब होता है इसके बाद एक जो मेजर आउटब्रेक है वो हमें रिपोर्टेड मिला कहाँ पर? 1997 में अमंग पोल्ट्री इन हांगकांग। इसके बाद मुर्गी के फार्म में भी हमको ये देखने को मिल गया 1997 में। और इससे यहाँ तक हम देखे हैं कि ह्यूमन इन्फेक्शन भी आया था सामने H5N1 का, जिसके चलते चलते 6 लोगों की डेथ हो गई थी और 18 लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। फिर 2004 में H5N1 वाज रिपोर्टेड इन सेवरल कंट्रीज इन एशिया। इसके बाद तो एशिया के बहुत सारे देशों में ये वायरस पाया गया था। फिर बताया जा रहा है आगे एक जो ग्लोबल आउटब्रेक है ना, विच कंटिन्यूज टू डेट। आज तक हम देख रहे हैं कि ग्लोबल आउटब्रेक कंटिन्यू ही है। 2013 और 14 में कई सारी जो कंट्री हैं यूरोप की, इसके साथ साथ में एशिया की, उन कंट्रीज़ में हमें H5N1 की रिपोर्टिंग मिली है। जैसे जैसे साल बीतते जा रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं वायरस हैज़ काज्ड आउटब्रेक अक्रॉस द वर्ल्ड। कई सारे रीजन भी अपने आप में बनाते जा रहा है। सबसे ज़्यादा ये फैलता है माइग्रेटरी बर्ड्स में के माध्यम से। एक बर्ड दूसरे देश जाता है, ठीक है, ज़्यादा ठंडी जहाँ पर पड़ रही है तो उस ठंडे एरिया को छोड़ करके बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड गर्म एरिया की तरफ में आते हैं, ठीक है। जैसे कि साइबेरिया वाला रीजन से हमारे इंडिया की तरफ बहुत सारे पक्षी आते हैं। अभी तक देखा जाए तो 800 से भी ज़्यादा केसेस हमको ह्यूमन H5N1 इन्फेक्शन के मिले हैं। इसके साथ साथ में हाईली फैटलिटी रेट हमको मिली है 53% का। यदि 800 लोग इससे प्रभावित हुए हैं तो समझ लीजिए 50% डेथ के इसमें चांसेस रहते हैं। फिर एक नया स्ट्रेन की बात करी जाती है H5N1, जिसका नाम है 2.3.4.4b। ये 2020 में हमको देखने को मिला था और तेज़ी के साथ में एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया था। इसके साथ साथ में फिर ये चला गया नॉर्थ और साउथ अमेरिका 2021 और 22 में। कई सारे जो मैमल्स हैं वो इन्फेक्टेड हुए थे। इसके आउटब्रेक के चलते चलते इसमें इंक्लूड है ह्यूमन का इन्फेक्शन, इंसान भी नहीं बच पाया था। स्पेन में मिंक की फार्मिंग में ये हमें इन्फेक्शन देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पर कई सारे म्यूटेशन देखने को मिले थे। इसमें इंक्लूड था T271A, जिसने इन्हेंस कर दिया था वायरल रेप्लिकेशन इन मैमोलियन टिश्यूज़। एक मैमल से दूसरा मैमल प्रभावित होने लगा था। साइंस की अगली खबर हम देखने वाले हैं जो कि मोटे अनाजों को लेकर के है। मोटे अनाज जिसके अंतर्गत कोदो, कुटकी, बाजरा, ज्वार, कंगनी, ठीक है, मक्का, ये सारी चीज़ें, ज्वार, बाजरा, सारी चीज़ें आ जाती हैं मोटे अनाज मिलेट्स के अंतर्गत में। तो 2023 का जो साल है वो मिलेट्स ईयर के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशंस में, ताकि लोगों को मोटे अनाज के बारे में जागरूक किया जा सके, इनके फ़ायदे के बारे में लोगों को हम बता सकें कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो पहुंचता है किसान लोगों को, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के चलते चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते चलते हर साल किसानों की फसल बिगड़ जाती है। कभी तेज़ बारिश हो गई, कभी टाइम पर बारिश नहीं हो रही है, कभी तेज़ हवा चली तो उनकी खड़ी फसल गिर जाती है, कभी ओला, तुषार, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि किसान लोग झेलते हैं। वहीं यदि आप मोटे अनाज की खेती करते हैं तो मोटे अनाज के लिए आप खाली ज़मीन में खेत को जुताई करके ऐसे करके फेंक दो, अपने आप उग जाएगा और अपने आप आपको बढ़िया पैदावार दे देगा।
ना तो आपको रासायनिक खाद फेंकना है, ना तो आपको कीटनाशक का छिड़काव करना है। ठीक है, सबसे कम लागत में मोटे अनाज की खेती होती है और ज़्यादातर ऐसे एरिया में इनकी खेती की जाती है जहाँ पर पानी की सुविधा अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं और वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जहाँ की ज़मीन जो है कम उपजाऊ है। ऐसे एरिया में मैं देखा हूँ कि मोटे अनाजों की खेती होती है। और जहाँ की भूमि उपजाऊ है तो वहाँ आप अच्छी तरह से जानते हैं कंटिन्यू गेहूँ और धान। बस हमारे एरिया में भी मैं यही एग्जांपल देखा हूँ कि हमारे इधर कंटिन्यू एकदम हर साल गेहूँ बोना है, हर साल धान बोना है। और इसका रीज़न यही है कि किसानों को इसका सही दाम मिल जाता है, पैदावार भी अच्छी होती है। तो जब आप एमएसपी में गेहूं और धान को खरीद लेते हो तो किसान कभी भी जो है अपनी फसल को चेंज करने वाला नहीं है। ठीक है, और दूसरे नंबर की बात होती है पैदावार को लेकर के। अब किसान इतनी ज़्यादा लागत लगा रहा है और उसकी फसल मार खा जाएगी तो सोचो वो बेचारे का क्या होगा, जबकि फसल से ही उसकी जीविका चलती। यदि उसको हफ्ते का बाजार करने भी जाना है, गांव से 10 किलोमीटर दूर मार्केट हाट लगता है, तो पहले वो अनाज को बेचेगा, उससे पैसा आएगा, तब जा कर के वो अपनी खरीदी करेगा, त्यौहार मनाएगा, कपड़े लेगा। हम डिपेंड करते हैं 13 फसलों के ऊपर हमारे 80% की न्यूट्रिशनल डाइट को पूरा करने के लिए। Their inventories will dwindle as climate change lead to erratic rainfall and weather extreme। लेकिन इनका जो उत्पादन है, रेनफॉल के चलते चलते, वेदर कंडीशन के चलते चलते इनका उत्पादन प्रभावित होते रहता है। इसका मतलब ये है हमें ज़रूरत है कि हम पैदा करें कुछ हार्ड स्पीसीज टू हेल्प सिक्योर आवर नीड। इससे हमारी आने वाली जो फ्यूचर की ज़रूरत है वो सिक्योर हो सके। विच इज़ वाई मिलेट आर गेनिंग सिग्निफिकेंस। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोटे अनाज को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। मिलेट्स की जो खेती होती है वो वार्म रीजन में करी जाती है जहाँ की मिट्टी उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। इसके साथ साथ में ना ही यहाँ पर उतनी ज़्यादा उपजाऊ है और ना ही यहाँ पर उतना ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिलता है। मिट्टी भी बिल्कुल कम पैदावार वाली है। एंड यील्ड लार्ज क्रॉप ऑफ स्मॉल सीड विच आर यूज टू मेक फ्लोर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से हम क्रॉप को पैदा करते हैं और इनका उपयोग किया जाता है फ्लोर निर्माण के लिए, आटा निर्माण के लिए। कुछ एग्जाम्पल है मिलेट के, वो हैं पर्ल मिलेट जिसको बाजरा कहते हैं, सोरगम को ज्वार बोलते हैं, फिंगर मिलेट को रागी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अंग्रेजी नाम है मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं होते, हिंदी ही नाम मुझे याद है। तो सोरगम ज्वार और पर्ल मिलेट बाजरा, फिंगर मिलेट रागी। द माइनर मिलेट्स आर फॉक्सटेल मिलेट और जिसको हम थैनी बोलते हैं, छैनी बोलते हैं, लिटिल मिलेट जिसको समई बोलते हैं, और बार्नयार्ड मिलेट जिसको हम समा बोलते हैं, कोदो, कुटकी, समा, समई, विच इज़ यूज इन ब्रेड एंड बिस्कुट, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ब्रेड और बिस्कुट बनाने के लिए। मिलेट की बात करें तो कितना पुराना इनका इतिहास रहा है। मिलेट जो है स्टेपल फूड के रूप में काम करे हैं एशिया और अफ्रीका में आज से 10,000 साल पहले। ये क्लाइमेट के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है तो अपने आप को खड़ा रखेंगे और आपको पैदावार देंगे। और यहाँ पर बहुत कम पानी डालने की ज़रूरत है। गर्म कंडीशन में भी आप इनको पैदा कर सकते हैं, ड्रायर एनवायरनमेंट में भी इनकी खेती कर सकते हैं। इंडिया प्रोड्यूस करता है लगभग 12 मिलियन मीट्रिक टन मिलेट हर साल, ऐसा कहना है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डाटा का। इंडिया हैपन्स टू बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन प्रोड्यूसिंग मिलेट्स, फॉलोइंग बाय चाइना एंड नाइजर। ठीक है, तो देखिए इंडिया क्या है ना, टॉप में ही रह सकता है। चाइना और नाइजर जो है कुछ मेजर प्रोड्यूसर हैं मिलेट्स के। इंडिया क्या है, नंबर 1 पर चल रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था 2023 के साल को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। इंडिया का जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसने लाइनअप करा था एक सीरीज ऑफ मिलेट सेंट्रिक प्लान्स और एक्टिविटीज़ ऑन द यूज़ ऑफ मिलेट।
तो ये मिनिस्ट्री है ना कंटिन्यू चाहती है कि मिलेट्स के उपयोग पर बढ़ावा दिया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स को कंज्यूम करें, ठीक है, क्योंकि भारत वैसे भी बहुत ज़्यादा पैदा करता है लेकिन इसको लोग खाते नहीं हैं, ठीक है। दूसरे नंबर की बात यह है हमें पैदावार बढ़ाना है ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें और पूरी दुनिया भर में बताना है कि मिलेट्स के आखिर कौन कौन से फ़ायदे हैं। फिर आगे बताया जा रहा है कुछ कुछ ये जो प्रोग्राम चलाए गए थे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में हमको देखने को मिले थे। ईट राइट मील्स जैसे कि कुछ प्रोग्राम हैं जो कि पंजाब, केरल और तमिलनाडु में चलाए गए हैं। इंडीड द चेन्नई बेस्ड MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन हैज़ वेरी एक्टिव इन प्रोमोटिंग द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द मिलेट। वहीं यदि हम बात करें चेन्नई बेस्ड MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की, तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है कि कैसे करके हम इसके उपयोग को बढ़ावा दें। न्यूट्रिशनल वैल्यू की हम बात करते हैं, ज़्यादातर जो हम खाना खा रहे हैं वो है गेहूं और चावल स्टेपल फूड के रूप में। दे डू नॉट हैव द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ मिलेट। जितना आप मोटे अनाज से मिलेगा ना उतना इनसे आपको मिलने वाला नहीं है। हेंस दे आर नॉट वाट आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स, इसीलिए हम इनको न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं। हमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, विटामिन बी और कई सारे मेटल आयन हमको देखने को मिल जाते हैं जो कि राइस में हमको देखने को नहीं मिलते। इट इज़ दस इम्पॉर्टेंट दैट मिलेट्स आर एडेड टू आवर डेली फूड फॉर देयर बेनिफिट। इसलिए हम ये कह सकते हैं फ़ायदा बहुत है, बस आप डेली कंज्यूम इनको करिए। आगे बताया जा रहा है कि देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ द इश्यू। इकोनॉमिक्स ऑफ द इश्यू, इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यू हैं उसके बारे में चर्चा करी जाती है। लगभग 20% और जो राइट और व्हीट है वर टू बी रिप्लेस्ड बाय मिलेट्स इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट वुड ग्रेटली बेनिफिट द हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन देयर मिड डे मील्स। यदि सरकार गेहूं और चावल की जगह मोटे अनाज वितरित करना चालू कर देगी तो हमारे देश में जो कुपोषण की समस्या है उसको हम 20% कम कर सकते हैं, ठीक है। ये स्कूल चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हमें मिलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। रिवर्सिंग द डिक्लाइन एरिया कल्टिवेटेड अंडर फिजिबल मेजर्स। यदि आप गेहूं की खेती कर रहे हो 5 एकड़ में तो अब 3 एकड़ में ही करिए और 2 एकड़ में आप मोटे अनाज बोइए। इस प्रकार से जो नॉर्मली कल्टिवेटेड एरिया है उसको आपको कम करना है, लेकिन ये आसानी से होने वाला नहीं। इसके लिए जो है कई सारे मल्टी स्टेप लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और उड़ीसा, इन्होंने इनिशिएटेड किया है, मतलब पहल किया है, शुरुआत करा है मिलेट मिशन की, विच आर वेलकम स्टेप, जो कि वेलकम वाले स्टेप माने जाते हैं। इसके बाद हम सीधे एक्सप्लेनर वाले पेज में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टर्की में जो भूकंप आया है वो आखिर आया क्यों है। सबसे पहले तो आपको भूकंप के बारे में बेसिक बातें पता होना चाहिए कि भूकंप आता क्यों है। भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी पर कंपन होना, भूमि का कांपना। और ये कंपन कैसे होगा? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, दो प्लेटें आपस में रगड़ खा के चलती हैं, दो प्लेटें आपस में दूर हो जाती हैं। हमें पता है कि पूरी जो पृथ्वी है अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है। आज जहाँ पर आप बैठे हुए हैं उसके नीचे भी कोई ना कोई प्लेट है, ठीक है। और उससे जुड़ी हुई प्लेट के बीच में जब भी कोई गति होगी, कोई मूवमेंट होगा, तो वहाँ से तरंग के रूप में एनर्जी निकलती है। और वो तरंग, वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि पृथ्वी में वाइब्रेशन पैदा हो जाता है, ठीक है, और हमको झटके महसूस होते हैं। जैसे कि टर्की की यदि हम बात कर लें तो टर्की आता है कौन से? एनाटोलियन प्लेट के अंतर्गत आता है। और जो एनाटोलियन प्लेट है वो मूवमेंट कर रही है किधर? पश्चिम की तरफ में जा रही है। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका जो मूवमेंट है पश्चिम की तरफ में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सीरिया है और जो इराक है और कुछ हिस्सा खुद टर्की का अरेबियन प्लेट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा अराबियन प्लेट हो गया,
और ये वाला जो हिस्सा है हम टर्की का देख रहे हैं, ठीक है। और ये हो गई हमारी अफ्रीकन प्लेट जो कि किधर मूव कर रही है, एनाटोलियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है। ये वाला हिस्सा हो गया एजियन प्लेट का। अब जहाँ पर ये जॉइंट है हम देख रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर जॉइंट के रूप में दिखाई दे रहा है, और यही जॉइंट सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और यहीं पर 6 फरवरी 2023 को अर्थक्वेक आया था। गेजियानटॉप इसका एपिसेंटर था, ठीक है। देखिए जैसे कि ये ज़मीन है, इस जगह पर यदि भूकंप आया है तो ये हाइपोसेंटर हो गया, और इसके जस्ट ऊपर में जो लिटिकेटेड है इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर सीधे 90 डिग्री पर रहता है, इसके 90 डिग्री पर, और सबसे ज़्यादा जो तीव्रता है यहीं पर हमको महसूस करी जाती है। तो इसी के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, ठीक है, पूर्वी वाला जो फॉल्ट आप देख रहे हैं ना, इसी के चलते चलते तो ये घटना यहाँ पर घटित हुई है, क्योंकि वो उस फॉल्ट पर लोकेटेड है और वहीं पर आ गया भूकंप। 2 बड़े अर्थक्वेक, एक की मैग्नीट्यूड थी 7.8, ठीक है, और दूसरे की थी 7.5। साउथ ईस्ट तुर्की में हमको देखने को मिला, जिसके चलते चलते अभी तक 17,000 लोगों की डेथें हो गई हैं। एंड काउंटिंग, रैकिंग कंसिडरेबल डैमेज इन टर्की एज वेल एज इन सीरिया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा डैमेज टर्की में हुआ है और सीरिया में हुआ है। बड़े बड़े झटके तो आए हैं, इसके साथ साथ में लगभग दूसरे 200 आफ्टर शॉक्स हमको देखने को मिले हैं। मैग्नीट्यूड 6 बीइंग रिपोर्टेड इन द रीजन 3 days आफ्टर द फर्स्ट ट्रेम्बलर। पहली बार बड़े बड़े झटके आए, और ऐसे छोटे मोटे झटके तो आपको 200 बार महसूस हुए थे 3 दिन तक। अर्थक्वेक आता क्यों है? अर्थ का जो क्रस्ट है, यहाँ पर लगभग 15 बड़ी बड़ी सेगमेंटेड चंकी स्लैब हैं, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, विच आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, और जो कि हमेशा से ही गति में रहती हैं। तो पूरी पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, वहाँ पर हमको 15 प्लेटें, छोटी मोटी बड़ी प्लेटें देखने को मिलती हैं, और ये हमेशा गति में रहती हैं। द लैंड ऑन विच बिल्डिंग आर बिल्ट रेस्ट ऑन दीज प्लेटेड। आप जो घर बनाए हैं वो घर किसके ऊपर खड़ा है? इन प्लेटों के ऊपर खड़ा है। ये जो प्लेटें हैं कंटिन्यू कोलाइड कर रही हैं, पुश कर रही हैं, ठीक है, एंड ग्रेट कर रही हैं, धक्का लगा रही हैं एक दूसरे को। एंड द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज प्लेटेस आर मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ फॉल्ट। दोनों प्लेटें जहाँ पर मिल रही हैं वो फॉल्ट की एक सीरीज बनाती, उसको हम फॉल्ट बोल देते हैं। अब ये जो नेस्टलिंग प्लेट्स हैं, यहाँ से पेंटअप एनर्जी पैदा हो रही है एलोंग फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन के किनारे किनारे हमको एनर्जी पैदा होती है। इज़ ऑफन रिलीज्ड व्हेन इम्बैलेंस इन प्रेशर कासेस रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फॉल्ट टू रीएडजस्ट। एक बार जब धक्का लगाती तो दूसरी प्लेट अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, और इसी के चक्कर में फिर एनर्जी पैदा होती है। देखिए, रॉक्स राइजिंग अप रिलेटिव टू द अदर इज ए नॉर्मल फॉल्ट, व्हेन स्लाइडिंग डाउन रिलेटिव टू द अदर इज रिवर्स फॉल्ट। अलग अलग प्रकार की जो मूवमेंट हो रहे हैं उनको अलग अलग नाम यहाँ पर दिए गए, जैसे कि नॉर्मल फॉल्ट क्या रहेगा, रिवर्स फॉल्ट हम किसको बोलेंगे। व्हेन दे ग्रेट और मूव पोस्ट वन एनदर इज इट इज स्ट्राइक स्लिप। ठीक, स्ट्राइक स्लिप कब कहेंगे? जब एक खड़ी है और दूसरी गुजर जा रही है, तो उसको हमें बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप। इसके बाद यहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो ट्रेवल्स करती है एज ए तरंग के रूप में, वेव के रूप में, और इसी से ही हमारी पृथ्वी फिर कांपने लग जाती है। टर्की में किस प्रकार का भूकंप हमने को देखने को मिला था? तो टर्की और सीरिया जो है 3 प्लेट के कॉन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, अरेबियन प्लेट, एनाटोलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, मेकिंग द रीजन एन एक्सट्रीमली सिस्मिक
सिस्मिकली एक्टिव जोन, और इसी के चलते चलते ये भूकंप प्रोन जोन बन जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त वाला। अरेबियन प्लेट किधर जा रही है? यूरोप की तरफ जा रही है। काजिंग द एनाटोलियन प्लेट विच टर्की स्लिट्स ऑन टू बी पुश्ड आउट वेस्ट। एनाटोलियन प्लेट किधर जा रही है? अपनी पश्चिम की तरफ जा रही है। तो जो टर्की वाला हिस्सा है वो भागेगा किधर? पश्चिम की तरफ में भागेगा। लेकिन काफ़ी सारा जो हिस्सा है ना टर्की का, वो एनाटोलियन प्लेट का टर्की का वो है एनाटोलियन प्लेट बिटवीन टू मेजर फॉल्ट, नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट और नॉर्थ ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट। लेकिन बड़ा सा हिस्सा हम देख रहे हैं कि इसका दो फॉल्ट के बीच में लोकेटेड है। जैसे कि हमने शुरू में देखे थे कि जो प्लेटें हैं वो कितने प्रकार से मूव कर सकती हैं। एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, इसमें क्या हो रहा है, नीचे वाली जो प्लेट है वो नीचे जा रही है और ऊपर वाली प्लेट ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं रिवर्स फॉल्ट के अंतर्गत क्या हो रहा है, जो हिस्सा है ये जस्ट उल्टा हो गया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको जब हम जस्ट उल्टा कर देते हैं तो उसको हम रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। फिर आ जाता है स्ट्राइक वाला फॉल्ट। स्ट्राइक वाले फॉल्ट में किस प्रकार से गति हमको देखने को मिलती है? पैरेलल वाली गति, दोनों एक दूसरे को घर्षण कर रही हैं। ठीक है, और राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लेफ्ट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। एक दूसरे को घिसटते हुए आगे पीछे गति कर रही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक दूसरे से घिसटते हुए ये ऊपर नीचे जा रही हैं। और इसमें कैसा मूवमेंट हो रहा है? इनका पैरेलल मूवमेंट हो रहा है। और इसमें कैसा मूवमेंट हो रहा है? ऊपर और नीचे मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डिप स्लिप फॉल्ट और ये हो गया स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो टर्की में जो भूकंप आया है वो स्ट्राइक स्लिप होने के चलते चलते आया, मतलब यहाँ पर हमें पैरेलल में मूवमेंट देखने को मिला था प्लेटों में, इसी के चलते चलते टर्की में भूकंप आया था। तो ये जो अर्थक्वेक होते हैं इतने ज़्यादा खतरनाक आखिर होते कहते हैं? ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर बहुत सारी हमको फॉल्ट देखने को मिल रही, बहुत सारी जॉइंट है। देयर आर मैनी अर्थक्वेक्स बीइंग रिकॉर्डेड इन द रीजन, और इसी के चलते चलते ही यहाँ पर हमें बहुत सारे अर्थक्वेक रिकॉर्ड भी किए हैं। ओनली those that are result in a release of energy above a certain threshold are captured by seismological instrument। ठीक है, तो देखिए जिनकी एनर्जी कुछ ज़्यादा रहती है इसको हम जो है सिस्मोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से पता लगा पाते हैं। यदि इसकी मैग्नीट्यूड है 7.8 है, 6 फरवरी का जो इवेंट रहा था ये काफ़ी बिगर माना जाता है द वंस द एरिया हैज़ एक्सपीरियंस बिफोर। पहले जितने भी मैग्नीट्यूड के आए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इसकी तीव्रता रही थी। ये जो फॉल्ट सिस्टम है ना लगभग 90 किलोमीटर लंबा है, विच इज़ वाई द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक वाज सो फार रेंजिंग। अब जब जो प्लेट की जॉइंट है वो ही 190 किलोमीटर तक फैली हुई है तो आप समझ सकते हैं इसका असर कितना ज़्यादा होना है। सेकेंड नंबर का जो अर्थक्वेक रहा था वो 7.5 की मैग्नीट्यूड वाला था। ऑकर्ड फर्दर टू द नॉर्थ टू डिफरेंट बट एडजेसेंट फॉल्ट सिस्टम कॉल्ड सुरगू फॉल्ट। ठीक है, सेकेंड नंबर का जो भूकंप आया था वो सरगू फॉल्ट में आया था, 7.5 इसकी मैग्नीट्यूड रही थी। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है इन प्रकार इन अर्थक्वेक्स का वो ये सजेस्ट करता है कि देयर विल बी सेवरल आफ्टर शॉक that can be registered in the wide radius and report of shakes from as far as away कायरो 950 किलोमीटर और 815 किलोमीटर दूर तक भी हमको इनके झटके महसूस किए गए थे। क्या हम इंडिया से इसकी तुलना करते हैं? कैन एनर्जी फ्रॉम लेटेंट प्रेशर बी बिल्ट अप ओवर द ईयर्स? इंडियन प्लेट की बात करें, ठीक है, ये क्या है, यूरेशियन प्लेट की तरफ में जा रही है और टिल्ट हो रही है अपवार्ड, मतलब इस
अपवार्ड की तरफ में जब ये उठी तो इससे हिमालय पैदा हुआ था, ये मतलब हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थक्वेक है हिमालय रीजन में है, वो आ रहा है रिवर्स फॉल्ट के चलते चलते, बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिव फोर्सेस बिटवीन टू प्लेट्स, ऐसा कहना है सरवत खेर का।